नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आपकी खेती किसानी उन्नत हो, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि कृषि जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक सही समय पर पहुंचा सके, ताकि आप लोग उससे लाभान्वित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि करेले और लौकी की देखभाल आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। हमारे देश भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, जो अपने पोषण युक्त आहार और पोषकता के लिए दालों, सब्जियों और फलों पर निर्भर करती है, जिसके चलते हमारे देश में सब्जियों और फलों की मांग अधिक है। वर्ष भर देश में विभिन्न मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। ग्रीष्म काल के समय मैदानी इलाकों में बेल वाली सब्जियां बड़े पैमाने में उगाई जाती हैं। इनमें प्रमुख है लौकी, करेला, कद्दू आदि, जिनकी खेती मार्च से लेकर जून तक की जाती है। अगेती फसल होने से ये किसानों को अधिक मुनाफा देती है। लौकी, करेला अपने पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसलिए इसकी बाजार मांग अधिक है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में हम चर्चा करेंगे करेले और लौकी की देखभाल के बारे में। जी हाँ, आप कैसे इसकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तुड़ाई का सही तरीका क्या है, इन सब तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के शाकीय विज्ञान संभाग के प्रोफेसर एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर टी.के. बेहरा। डॉक्टर बेहरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं उन्होंने इस वक्त बेल वाली सब्जियां, अगर हम खासतौर पर बात करें, करेला है, लौकी है, अपनी खेतों में लगा रखी है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ऐसे में जो सिंचाई की बात अगर हम करते हैं, तो सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार किया जाए और खाद कब और कितनी मात्रा में हमारे किसान दें, इसके बारे में जानकारी दें। किसान भाइयों नमस्कार। तो आज हम बता रहे हैं कि लौकी और करेला का खेती जो कर चुके हैं किसान भाइयों, अब सिंचाई कैसे करनी है। तो बहुत सारे जो किसान भाइयों अभी नालियों में लगा चुके होंगे। तो नालियों में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो पानी आता है खाली आपको पेड़ में जाता है, तो पेड़ के बाद बाहर नहीं जाता है, जिससे कि आपको पानी भी आप संरक्षित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखे होंगे कि खरपतवार भी नहीं आते, खरपतवार जो है वो भी नहीं आते हैं। और उसके साथ साथ आप देखे होंगे कि जो किसान भाइयों केमिकल्स और दवाई यूज़ करते हैं, उसके लिए भी आपको जो ज़्यादा यूज़ करना जरूरी नहीं है। तो नालियों में आपने जो कहें कि अभी गुड़ाई भी निराई भी कर सकते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि आप नालियों में पानी देना आवश्यक है। उसके साथ जब अभी जो पानी देना है, तो जब आप अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी आपको जब बेल पूरा बढ़ गए हैं और नालियों के पार कर चुके हैं, नालियों का बीज अंदर में आ चुके होंगे और बाहर होके भी और आ चुके होंगे, उसके लिए आपको पानी भी देना कभी कभी 10-15 दिन के बाद आप दे सकते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा कि जो फल है और जो पौधे हैं जो है वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे फल में ज़्यादातर मिट्टी और जो पानी है वो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फल उसमें सड़ जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको पानी नालियों में ज़्यादातर दीजिए। कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी या लू चलती है गर्मी में, तो उसी समय आप उसको आपका जो पौधे के बाहर और नाली के बाहर भी पानी 1-2 बार दे सकते हैं। तो ये आप सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताएंगे कि आपको जैसे कुछ खाद कैसे प्रबंधन करना है। किसान भाइयों ने जब आप ज़मीन तैयार किए थे, जैसे आप फसल के लिए तैयार किए थे, उस समय आपने बहुत सारे खाद दे चुके होंगे, जिससे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है। लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन अभी देना आवश्यक नहीं है। उसके साथ साथ आपको ओनली नाइट्रोजन देना है, तो कभी यूरिया दे सकते हैं आप। जैसे आप जैसे आपने बताया है कि 100 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन देना है, 25% मतलब 25 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 हेक्टर के आप दे सकते हैं, जिससे कि आप 2-3 चम्मच यूरिया उसकी अच्छे से जो पौधे के साथ साथ उसमें दे सकते हैं। उसमें फिर पानी दे दीजिए, जिससे कि पौधे अच्छी सी बढ़ेगी। और बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे फल भी आने लग गया है, तो उसमें फल और फूल जो है साथ साथ आते रहते हैं, और फल भी तुड़ाई होता है और फूल भी आती है, तो इसको आपको ध्यान दे सकते हैं उसमें। तो ये सब जो आपका नाइट्रोजन का खाद अभी देना जो आवश्यक है, उसके साथ और दूसरा खाद का कोई आवश्यक नहीं है।
जी डॉक्टर बेहरा, ये तो बात हो गई कि इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान जो है अपने खेतों में सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, पानी की उपलब्धता जो है वो कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ खाद का इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में करना है, आपने जानकारी दे दी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी फसलों में कीट और बीमारियाँ जो है वो भी काफ़ी लग जाती हैं, जो काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं हमारी फसलों की बढ़वार में। तो ऐसे में कौन कौन से कीट और बीमारी हैं जिनका खतरा रहता है और किस प्रकार उनका नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में जानकारी दें। तो ये जो आपका बेल वाली सब्जी है, ये खीरा हो, लौकी हो, करेला हो, तरी में है, सब चीज़ों में एक ही टाइप का रोग होती हैं, जिससे कि आपको पाउडरी मिल्ड्यू एक कॉमन जो रोग होता है जो कि साधारणतः दिखाई देता है। उससे कि जैसे आपको अभी गर्मी हो गई, थोड़ा सा बरसात भी हो गई है, तो बीच बीच में ये पाउडरी मिल्ड्यू जो आते हैं, इसके लिए आपको प्रबंधन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि पत्ते के ऊपरी सतह पर आपको सफ़ेद रंग के धब्बे बनते हैं और ये फिर बड़े आकार हो जाते हैं और पत्ते फिर सूख जाते हैं और पेड़ भी फिर मर जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पाउडर मिल्ड्यू सफ़ेद रंग के पाउडरी टाइप का जो आता है वाइट रंग की, तो वो ये दिखाई देता है। तो इसके लिए आप प्रबंधन कर सकते हैं। इसके लिए आपने कभी जो है जो सल्फेक्स नामक दवाई आपको इस्तेमाल कर सकते हैं 0.2%, और कार्बेंडिजिम जो दवाई है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें 0.1% यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप हर 10-15 दिन का अंतराल में इसको स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद आता है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि आपको पत्ते पे दिखाया जाता है। पत्ते के सब जो है उसमें पीले रंग की छोटे धब्बे दिखाई देते हैं पहले, उसके बाद ये आकार बड़े हो जाते हैं और फिर पत्ते जो है सूख जाते हैं और पौधे भी ऐसे मर जाते हैं। तो इसके लिए भी आपने कुछ जो दवाई उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हम रेडोमिल नामक दवाई जो है उसको स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 2 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से उसको फिर 10 या 15 दिन का अंतराल में आप 3-4 बार स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये जो आप रोग को रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको हम बता रहे हैं कि जो एंथ्रेक्नोज है, एंथ्रेक्नोज नामक जो दवाई होता है, उस कवच होता है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम ये बहुत प्रॉब्लम करता है इसी लौकी या तोरी या करेला को। सो उसको आप देखे होंगे कि जो पत्ते और फिर उसमें फल और तनों पर भूरे रंग की ये धब्बा दिखाई देता है। फिर ये जब बड़े हो जाते हैं, फल भी सूख जाते हैं और फल भी नष्ट हो जाते हैं, उसके साथ जो है पत्ते भी वो सूख जाते हैं, फिर वो पौधे भी मर जाते हैं और पौधे अच्छी चलती नहीं है, वाइन्स भी अच्छी जो बेल है वो आगे नहीं बढ़ती है। तो इसको आपको ध्यान देना ज़रूरी है। इसके लिए भी आप जैसे मांकोजेब नामक दवाई भी स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम मांकोजेब है उसको घोल करके फिर उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके आप ज़्यादातर जो किसान भाइयों ने देखते होंगे कि उसमें मोजाइक भी बहुत सारे एक प्रमुख रोग हैं, जिसके आप दिखाई होंगे पूरे फसल नष्ट कर देते हैं। तो ये रोग जो है इसमें जो बाहक है उसके कहते हैं कि वो सफ़ेद मक्खी उसका बाहक होते हैं, और ये सफ़ेद ये जनरली वायरल डिजीज होता है। जैसे आदमियों का वायरल डिजीज होता है, ये संक्रमित होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को जाता है। तो ऐसे भी ये रोग है, वायरल डिजीज है, बट ये संक्रमित होता है सफ़ेद मक्खी के। तो सफ़ेद मक्खी आप कंट्रोल कर देंगे तो इसमें आपको बहुत सारे लाभ होती हैं। तो सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए आपको जो इमिडाक्लोपिड नामक दवाई है, इमिडाक्लोपिड कहते हैं, इसमें 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फिर इसको स्प्रे कर सकते हैं। उससे अच्छे तरीका और भी है, जब ये शुरू में दिखाई जाता है 1-2 पौधे में आपको ये मोजाइक दिखाई देगा, तो उसको फिर आप उसको उखाड़ के फिर उसमें एक गड्ढा बना के उसी गड्ढे में उसको दबा दे सकते हैं, जिससे कि ये फिर संक्रमित ना हो। तो ये सब जो रोग प्रतिरोधक हर लौकी और करेला में होता है, जो वैरायटी हम उपज करते हैं, उसमें भी बहुत सारे वैरायटी है जिसको कुछ रोग और प्रतिरोधक शक्ति होती है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बताएंगे आपको जो कीटनाशक दवाई कैसे स्प्रे करना है और कहाँ ज़रूरी है। जनरली हम लोग इस सब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपको कीट दिखाई दे, कीड़े दिखाई दें, तब उसको स्प्रे करें, तब अच्छे हैं। ज़्यादा स्प्रे करने से क्या होता है ना, इसे फल में जाता है, फिर वो फल हम खाते हैं और स्वास्थ्य के लिए कि वो ख़राब होता है। तो इसीलिए आप पहले ही देख लीजिए कौन सा कीड़े हैं और कीटे हैं और किसको हमको कैसे उसको रोकथाम कर सकते हैं, उसको पहले देखना चाहिए। तो इसमें जो ज़्यादातर देखा जाता है कि
कद्दू भृंग जो है ये एक छोटा सा कीड़े होते हैं और ये लाल रंग की होती हैं। फिर ये क्या करते हैं ना, जैसे शिशु अवस्था में जो प्लांट और सीडलिंग अवस्था होता है उसमें ये पत्ते में आते हैं और पत्ते को छेद करके नष्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको यही इमिडाक्लोप्रिड नामक दवाई भी स्प्रे कर सकते हैं और या डेल्टामेथ्रिन नामक दवाई स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि 1 मिलीलीटर प्रति 2 या 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि फल मक्खी ये फल का ऊपर अंडे देते हैं, फिर अंडे के निकलते ही फिर लार्वा जो है अंदर चले जाते हैं और अंडे के गुद्दे को पूरा खा कर उसको सुरंग बना देते हैं, तो जिससे कि आपका फल आप बाहर नहीं जा सकते या मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपने आजकल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको मिट्टी जहर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको 1 लीटर पानी में गुड़ 25 ग्राम या चीनी का जो है उसको घोल बना दीजिए। उसके बाद 2 मिलीलीटर मालाथियन उसको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक जो बर्तन है, छोटे मिट्टी का बर्तन है, उसमें डाल के फिर डिफरेंट जगह मतलब स्थान पर उसको रख दीजिए, जिससे क्या होता है कि जैसे ही वो फल मक्खी ऊपर अंदर जाएगा और इसको खा के फिर मर जाते हैं। उसके साथ साथ मिथाइल यूजिनल नामक दवाई लोग भी यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रैप बनाते हैं, उसी ट्रैप में फिर फल मक्खी अंदर जाते हैं और वहाँ पे भी मर जाते हैं। तो उसके बाद हमने और एक बात करेंगे जो कि कीट है कि चेपा अभी आजकल बहुत सारे सब्जियों में होता है, उसके साथ साथ हमारे कद्दू वर्गीय सब्जी में भी, जैसे लौकी करेला में भी होती हैं। तो इसके लिए आप प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी कभी जब ज़्यादातर वो क्या करते हैं ना, पत्ते में आके छोटे आकार की होते हैं और पत्ते को उसको जो उसके सैप है उसको शोषण करते हैं और पूरे पत्ते जो है वो छोटे हो जाते हैं, जिससे कि आपको इसके लिए आपने इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ दवाई, जो कि इमिडाक्लोप्रिड जो है 2 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में उसको घोल करके उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये जब करेंगे तो ज़रूरी है कि ये सब के द्वारा आपका लाभान्वित हो सकते हैं और आपका फसल जो उत्पादन बढ़ सकता है। खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप बेल वाली सब्जियां जो कि करेला और लौकी हैं उनकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इनका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपका हिम्मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बेल वाली सब्जियों में कीटों एवं रोगों का प्रकोप अधिक होता है और इनका बचाव एवं नियंत्रण बहुत जरूरी है, ताकि फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन प्रभावित न हो। साथ ही इसमें सिंचाई एवं खाद प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना होता है। कीटों एवं रोगों के बचाव और नियंत्रण के लिए कई तरह की रासायनिक एवं जैविक विधियां प्रयोग की जाती हैं। गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए कई बार हमारे किसान रासायनिक हार्मोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है।
इनके इस्तेमाल से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, उल्टा ये मानव स्वास्थ्य पर भी हानिकारक असर कर सकते हैं। खेती में सबसे अधिक जोर उत्पादन और गुणवत्ता पर दिया जाता है। इसके लिए सही प्रकार और सही समय पर फलों की तुड़ाई करना भी बहुत जरूरी है। फलों का श्रेणीकरण, पैकिंग तथा बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे बाजार भाव काफी अच्छा प्राप्त होता है। ये तो आपने जानकारी दे दी कि हमारे जो किसान हैं वो कीटों और रोगों की पहचान कैसे करें और क्या क्या कदम उठा सकते हैं जब बात आती है इनके नियंत्रण की। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ जो हमारे किसान हैं वो रसायनों का इस्तेमाल करते हैं अपने जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनके आकार को बड़ा करने के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो धारणा है उनकी कि अगर वो बड़े आकार के फल और सब्जियों को मंडियों में ले जाएंगे बिकवाली के लिए तो अच्छे दाम जो है उनको मिल पाएंगे, ये कहाँ तक सही है? इन रसायनों का इस्तेमाल करना कितना सही है, इसके बारे में बताएं। ये हमने देखे हैं बहुत सारे किसान भाई, आप यही सही बताएं कि बहुत सारे किसान भाई ये ऑक्सीटोसिन नामक एक रासायनिक यूज़ करते हैं, जिससे कि ऑक्सीटोसिन पहले गाय में दिया और भैंस में दिया जाता था कि जिसके दूध की आमदनी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इसको फिर आजकल लोग जो हैं फल में, जो कि आपका लौकी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इससे पूरे धारणा गलत है। क्योंकि इसके क्या द्वारा कि ये जो है रासायनिक ये कभी लौकी के अंदर जाती नहीं है। और ये कि आपको किसान भाई को मैं यही बताना चाहता हूँ कि लौकी जो फल से जब परागन होती है और 6-7 दिन में ये कम से कम आधा केजी हो जाता है, क्योंकि तब तक आप मार्केटिंग कर लेते हैं। तो ये इतने बड़े खेत में जब आप देते हैं रासायनिक, एक एक इंजेक्शन डालते हैं एक एक फ्रूट में, तो आप कितने गलत काम कर रहे हैं कि जिसको कि इसमें कोई भी, हमने यहाँ रिसर्च किया है, इसको हमने देखा है एक्सपेरिमेंट करके कि इसका कोई भी आकार से कुछ का लेने देना कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये एक तो है कि जब इंजेक्शन देते हैं अंदर जाती नहीं है। आप किसी की तरफ से दीजिए वो अंदर नहीं जाता है, तो फल के अंदर जब नहीं जाता है और बाहर जाता है उजिंग होके और ये होता है, तो फिर इसमें कोई आपको लाभ नहीं मिलता है। दूसरा है कि जब आप उसको इंजेक्शन देते हैं तो उसमें कुछ जो है एरिया जो है उसमें फिर डिजीज और दूसरे जो रोग है उसका अंदर चले जाता है और फल को पूरा ख़राब करता है। तो इसलिए हमने ये जो रिसर्च किया है, हमने देखे हैं, इसके आकार के कोई लेना देना नहीं है, इसके द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होती है आकार में। तो इसको कभी आप इस्तेमाल मत करिए और इससे ज़्यादा पैसा आप मत खर्च करिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों की जो ये धारणा है कि रासायनिक का इस्तेमाल करके अगर वो फल सब्जियों का आकार बड़ा कर लेंगे और फिर मंडियों में बिकवाली के लिए लेकर जाएंगे, इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, ये गलत है। उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि लागत ज़रूर इससे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि हमारे किसान रासायनों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब अंत में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जिन किसानों ने अपनी सब्जी की फसल लगा रखी है वो तुड़ाई का कार्य भी कर रही हैं, तो तुड़ाई के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है जिससे अच्छा फल जो है, अच्छी सब्जी जो है वो प्राप्त कर सकें, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? किसान भाइयों, अभी जो आपने लौकी करेला लगा चुके होंगे तो उसमें फल भी आ रहा है, उसमें फूल भी आ रहा है, तो फल जो हम तोड़ते रहते हैं, फिर दूसरा नया नया फल भी आते रहते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब तोड़ते हैं आप जब सुबह उसको पूरे सूर्य उदय से पहले आपको तोड़ के रखिए, जिससे कि आपका रेस्पिरेशन रेट उसमें कम हो जाता है, और फल को फिर छाया में रख दीजिए। तो उसके बाद फिर अच्छे से पैकिंग कर दीजिए। तो उससे पहले आप देखें जब फल तोड़ेंगे उसके डंठल के साथ तोड़िए, जिससे कि आप वो फल में ज़्यादातर दूसरे रोग या कुछ जो ख़राब चीज़ उसमें अंदर ना जाए और फल सड़े ना जाए। तो इसके आपको देखना पड़ेगा। और जब फल को आपने तोड़ दिए हैं और फिर उसको जो पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग जब डिस्टेंट मार्केट के दूर की मार्केट को जो भेजते हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से पैकिंग करिए। उसमें से ट्रे, प्लास्टिक ट्रे का आजकल उपलब्ध है। उसके प्लास्टिक ट्रे में पेपर, जो न्यूज़पेपर मिलता है, उसमें जो न्यूज़पेपर उसके ऊपर रखिए। और जिससे क्या होगा, फल जो है लौकी है कि आप थोड़ा सा दाग हो जाए या कुछ धब्बे बन जाए तो उसमें लोग लेते नहीं हैं, उसको मार्केटिंग जो एबिलिटी है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको उसको अच्छे से पैकिंग करिए न्यूज़पेपर के साथ साथ, और अच्छी उसको ट्रे में भर के फिर उसको मार्केटिंग करिए। और जो शॉर्ट डिस्टेंस मार्केट है, जहाँ गाँव की मार्केट है, उसमें तो आप उसमें जैसे कुछ बर्तन में या कुछ बैग में उसको डाल के अच्छे से तरफ, जैसे कि उसमें कुछ खेती ना पहुँचे,
उसके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। करेला में भी ऐसे आपने मार्केट छोटे छोटे करेला होता है, जैसे ग्रीन कलर की होती हैं, उसको भी उसमें छोटे छोटे ट्यूबरकल जैसे कांटेदार होते हैं, उसको भी आप जैसे ब्रेक ना हो उसके लिए भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छी पैसा ले सकते हैं। तो ये सब ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली आपको अच्छी फसल और आपकी पैसा मिल सकता है। अभी कुछ जो किचन गार्डन में लगाते हैं फल, इसी लौकी करेला भी लगाते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी फ़ोन भी करते हैं। कुछ जो किचन गार्डन में घर के लिए लगाते हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब कम आपका पौधे लगाते हैं उसमें लौकी का फल छोटे से बनती है, फिर वो फल सूख जाते हैं। तो बहुत सारे किसान फ़ोन करते हैं कि भाई हुआ क्या, हमारा फल आया लेकिन फल नहीं होता है, बड़े नहीं होते हैं, सूख जाते हैं। तो इसके मैं बताता हूँ कि जब आप 5-10 पौधे लगाते हैं घर में, क्योंकि ये परपरागन होता है, इससे कि परागन सही ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि ये परागन जो है हनी बीज के द्वारा होती है। तो वो जब नहीं आते हैं तो फिर ये परागन नहीं होता है, फल नहीं बढ़ती है। तो जब परागन नहीं बढ़ता उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो उसकी नर फूल है उसको तोड़ लीजिए और मादा फूल के ऊपर उसको परागन करा दीजिए, जिससे कि वो फल बढ़ जाएंगे और आपको मतलब उत्पादन हो सकती है। तो ये सब आप ध्यान देखना जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर बेहरा, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं हमारे किसानों को। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान हैं जिन्होंने भी अपनी लौकी और करेले की फसल लगाई हुई है खेतों में, वो आपकी इन तमाम जानकारियों से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने हमारे विशेषज्ञ से जाना कि कैसे आप अपनी करेले और लौकी की फसल की देखभाल कर सकते हैं, कैसे इनका अच्छा उत्पादन हासिल करके अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं उनसे आप अवश्य ही लाभ उठा रहे होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।